क्या आपको भी कभी-कभी ऐसा सरदर्द होता है जो जाने का नाम ही नहीं लेता? या फिर ऐसा लगता है कि साल भर जुकाम खांसी से दोस्ती हो गई है? हम्म। आज हम योग के एक ऐसे प्राचीन रहस्य की बात करेंगे जो शायद आपके दिमाग के दरवाजे खोल सकता है। और यहाँ दरवाजे से हमारा मतलब बिल्कुल शाब्दिक है। बिल्कुल। आज हम नेति नाम की एक सदियों पुरानी योगिक शुद्धि क्रिया की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो ये बताते हैं कि ये सिर्फ नाक साफ करने की कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक एडवांस्ड बायोरेगुलेटरी प्रक्रिया है। आयुर्वेद का एक बहुत गहरा सूत्र है, नासा ही शिरोसोद्वारम। इसका मतलब है नाक ही सिर यानी हमारे मस्तिष्क का प्रवेश द्वार है। नेति इसी सिद्धांत पर काम करती है। अच्छा। यह मानती है कि अगर यह प्रवेश द्वार साफ और खुला रहे तो आप अंदर की हर चीज को, आपकी सांस, आपकी ऊर्जा, यहाँ तक कि आपके विचारों को भी बेहतर बना सकते हैं। कि प्राचीन ग्रंथों से लेके आधुनिक न्यूरोसाइंस तक नेति असल में काम कैसे करती है, इसके फायदे क्या हैं, और सबसे जरूरी, अगर कोई इसे आजमाना चाहे तो इसे सुरक्षित रूप से कैसे किया जाए। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? ये नेति की प्रथा आई कहाँ से है? मतलब ये कोई नई नई वेलनेस ट्रेंड तो नहीं है जो आजकल इंस्टाग्राम पे चल रही हो? हा, नहीं नहीं, इंस्टाग्राम से सदियों पुरानी है ये। इसकी जड़ें हठ योग के प्राचीन ग्रंथों में मिलती हैं। सबसे प्रामाणिक जिक्र जो है वो 15वीं सदी के ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका में है। 15वीं सदी? जी, और वहाँ इसके लिए 2 बहुत शक्तिशाली शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, कौन से शब्द? पहला है कपाल शोधनी। कपाल यानी खोपड़ी और शोधनी मतलब शुद्ध करने वाली। तो ये खोपड़ी और चेहरे के अंदर के जो खोखले हिस्से हैं, जिन्हें हम साइनस कहते हैं, उनको गहराई से साफ करने वाली क्रिया है। कपाल शोधिनी, ठीक है। और दूसरा? दूसरा शब्द और भी दिलचस्प है, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी। एक मिनट, दिव्य दृष्टि मतलब इसे करने से कोई सुपर पावर तो नहीं मिल जाएगी? इसका हमारी रोजमर्रा की समस्याओं से क्या लेना देना है? नहीं, कोई एक्सरे विजन नहीं आने वाला, लेकिन इसका संबंध हर तरह की स्पष्टता से है, शारीरिक भी और मानसिक भी। हाँ। ग्रंथ कहते हैं कि नेति कंधे के ऊपर होने वाले सभी रोगों के समूह, जिसे चतुर्ध्वज जात रोगोघम कहा गया है, को नष्ट करती है। यानी कान, नाक, गला, आंखें, सिर। मतलब कंधे से ऊपर की सारी समस्याएं। बिल्कुल। योग का एक मूल सिद्धांत है कि षटकर्म यानी ये 6 शुद्धि क्रियाएं तभी करनी चाहिए जब शरीर में दोष बढ़ गए हों, खासकर कफ और मेद। नेति शरीर से अतिरिक्त बलगम मतलब म्यूकस को बाहर निकालने की सबसे प्रमुख क्रिया मानी जाती है। यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल आता है। हमारी नाक तो एक तरह से सेल्फ क्लीनिंग मशीन है ना? जी हाँ। उसके अंदर तो पहले से ही एक पूरी एयर कंडीशनिंग और फिल्टर प्रणाली मौजूद है। तो फिर ये जल नीति वाली पूरी प्रक्रिया थोड़ी गैर जरूरी नहीं लगती? मतलब ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसी मशीन को ठीक कर रहे हैं जो टूटी ही नहीं है। दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, और आप बिल्कुल सही हैं। हमारे नाक में एक अद्भुत प्रणाली है जिसे विज्ञान म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस कहता है। एक मिनट, म्यूको क्या? ये क्या होता है? थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी? सरल करते हुए, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, इसे ऐसे समझिए, नाक के अंदर म्यूकस यानी श्लेष्मा बनाने वाली एक झिल्ली है। इस पर लाखों सूक्ष्म बाल हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। सीलिया, ओके। ये सीलिया एक लय में, एक ही दिशा में, किसी झाड़ू की तरह लगातार चलते रहते हैं और नाक में जमा हुए बलगम, धूल और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को धीरे धीरे गले की ओर धकेलते रहते हैं। अच्छा, जहां से वो पेट में चला जाता है। बिल्कुल। तो अगर ये सिस्टम इतना अच्छा है तो ये फेल कब होता है? ये सिस्टम तब धीमा पड़ जाता है या जाम हो जाता है जब उस पर बोझ बढ़ जाता है, जैसे बहुत ज्यादा प्रदूषण, धूल, धुआं या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन। इन वजहों से ये सिलिया काम करना बंद कर देते हैं या बहुत धीमे हो जाते हैं। नतीजा, बलगम जमा होने लगता है, नाक बंद हो जाती है और बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिल जाता है। यहीं पर जलनेति काम आती है। कैसे? तो गुनगुना नमकीन पानी यहाँ 2 काम करता है। पहला, ये एक मैकेनिकल वॉश की तरह उस जमे हुए गाढ़े बलगम को धोकर बाहर निकालता है। लेकिन उससे भी जरूरी दूसरा काम यह है कि ये सिलिया की गति को फिर से, आप कह सकती हैं, उत्तेजित करता है, उन्हें हाइड्रेट करता है। ये नाक की प्राकृतिक सफाई प्रणाली को रीबूट करने जैसा है। और वो जो भयानक साइनस वाले सिरदर्द होते हैं जिनमें लगता है कि सिर फट जाएगा, क्या ये उसमें भी मदद करता है?
हाँ, ये उसका मुख्य कार्यक्षेत्र है। हमारे चेहरे की हड्डियों में, माथे में, गालों के पीछे हवा की कुछ थैलियां होती हैं जिन्हें साइनस कहते हैं। ये बहुत ही संकरे रास्तों से नाक से जुड़े होते हैं। अच्छा। जब एलर्जी या जुकाम से नाक की अंदरूनी त्वचा में सूजन आती है तो ये रास्ते बंद हो जाते हैं। और फिर अंदर सब कुछ फंस जाता है, एक ट्रैफिक जैम की तरह। बिल्कुल, अंदर हवा और बलगम फंस जाता है, दबाव बढ़ता है और इसी को साइनोसाइटिस कहते हैं। इसी से सिर में भारीपन और दर्द महसूस होता है। नेती में इस्तेमाल होने वाला नमकीन पानी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से काम करता है। जैसे नमक सब्जियों पर डालने से उनका पानी बाहर आ जाता है, सही बात है। वैसे ही ये नमकीन पानी सूजी हुई झिल्लियों से अतिरिक्त पानी को अपनी ओर खींच लेता है। इससे सूजन कम होती है, साइनस के बंद रास्ते खुल जाते हैं और अंदर फंसा हुआ बलगम बाहर निकल जाता है। आपको तुरंत हल्का महसूस होता है। ठीक है, मैं अब इसके विज्ञान को समझ पा रहा हूँ, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो पहली बार जब मैंने नेती पॉट देखा तो मुझे लगा कि ये तो नामुमकिन है। मुझे पूरा यकीन था कि मैं सिंक में ही डूब जाऊंगा। तो अगर कोई इसे आजमाना चाहे तो उसे क्या करना होगा? चलिए इस प्रक्रिया के हर कदम पर विस्तार से बात करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सही तरीका जितना फायदेमंद है, गलत तरीका उतना ही असुविधाजनक हो सकता है। सबसे पहले आपको 3 चीजें चाहिए: एक नेती पॉट, गुनगुना पानी और बिना आयोडीन वाला नमक। ओके, पानी और नमक। मुझे लगता है यहाँ बारीकियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। सबसे जरूरी, पानी शरीर के तापमान जितना गुनगुना होना चाहिए, लगभग 10 से 5 डिग्री सेल्सियस। बहुत गर्म या बहुत ठंडा नहीं। लेकिन असली विज्ञान नमक के अनुपात में है। पानी को आइसोटोनिक होना चाहिए। आइसोटोनिक? उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमारे शरीर के तरल पदार्थों जैसे खून या आंसू में होती है, यानी लगभग 0.9%। 0.9%? इसे घर पे कोई कैसे नापेगा? कोई आसान सा नियम है? हाँ, एक आसान सा नियम है। आधा लीटर पानी में एक छोटा सपाट चम्मच नमक, जो लगभग 3 से 4 ग्राम होता है। और अगर कोई अनुपात गड़बड़ कर दे तो? मान लीजिए नमक कम या ज्यादा हो गया तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ काम नहीं करेगा या दर्द होगा? दर्द होगा। अगर नमक कम हुआ यानी पानी हाइपोटोनिक हुआ तो ऑस्मोसिस के नियम के अनुसार पानी नाक की कोशिकाओं के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। ओहो। इससे तेज चुभन या जलन महसूस होगी, जैसा स्विमिंग पूल में नाक में पानी जाने पर होता है। समझ गया। और अगर नमक बहुत ज्यादा हो गया यानी हाइपरटोनिक, तो ये कोशिकाओं से नमी को जोर से बाहर खींच लेगा और तेज जलन पैदा कर सकता है। इसलिए सही अनुपात बहुत जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए पानी सही तापमान और सही नमक के साथ तैयार है, अब आगे क्या? अब करने की विधि। सबसे पहले बेसिन के सामने खड़े होकर कमर से थोड़ा आगे झुक जाएं। फिर सिर को एक तरफ झुकाएं, मान लीजिए दाईं ओर, ताकि आपकी बाईं नाक ऊपर की ओर हो। अब सबसे जरूरी कदम जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, अपना मुंह खोलें और पूरी प्रक्रिया के दौरान केवल मुंह से सांस लेते रहें। अच्छा, तो यही वो ट्रिक है? सिर्फ मुंह से सांस लेना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमारे गले के पिछले हिस्से में मौजूद नरम तालु यानी सॉफ्ट पैलेट ऊपर उठकर गले के रास्ते को अपने आप बंद कर देता है। अच्छा, एक वॉल्व की तरह? बिल्कुल, ये एक नेचुरल वॉल्व की तरह काम करता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि पानी गले में जाने के बजाय दूसरी नाक से ही बाहर निकलेगा। हाँ। कमाल है। फिर? अब नेती पॉट की नली को ऊपर वाली नाक यानी बाईं नाक में आराम से लगाएं और धीरे धीरे बर्तन को झुकाएं ताकि पानी अंदर जाने लगे। घबराना नहीं है, गुरुत्वाकर्षण अपना काम करेगा और पानी अपने आप नीचे वाली नाक यानी दाईं नाक से एक धार में बाहर आ जाएगा। आधा बर्तन खत्म होने पर रुकें, नाक साफ करें और फिर सिर दूसरी तरफ झुकाकर यही प्रक्रिया दोहराएं। ठीक है, ये जलनेती वाला तरीका तो अब काफी करने लायक लग रहा है, लेकिन मैंने सोर्स मटेरियल में एक और शब्द देखा जो थोड़ा डरावना लगा, सूत्रनेती। इसमें तो धागे का इस्तेमाल होता है, ये क्या है और इसे कौन करता है? हाँ, सूत्रनेती एक एडवांस्ड प्रैक्टिस है और इसे हमेशा किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही सीखना और करना चाहिए। मतलब घर पे ट्राई नहीं करना है? बिल्कुल नहीं। इसमें मोम लगे हुए एक खास सूती धागे या एक पतले रबर कैथेटर का इस्तेमाल होता है। इसे धीरे धीरे एक नथुने से अंदर डाला जाता है। ये नाक के फर्श के साथ साथ सरकते हुए गले तक पहुंचता है और फिर उसे मुंह से बाहर निकाला जाता है।
सुनने में ये अजीब लग रहा है। हाँ, फिर 2 उंगलियों से गले में उसके सिरे को पकड़कर मुंह से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर दोनों सिरों को पकड़कर धीरे धीरे 15-20 बार आगे पीछे किया जाता है, जैसे दांतों में फ्लॉसिंग करते हैं। बाप रे। ये नाक के अंदर की बढ़ी हुई हड्डी या मांस जैसी समस्याओं के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है, क्योंकि ये घर्षण के जरिए उन हिस्सों को उत्तेजित करता है और ब्लॉकेज को खोलता है। स्रोत में दूध और घी से भी नेति करने का उल्लेख है। ये तो और भी अनोखा है। मतलब नाक में घी डालना। ये खास आयुर्वेदिक प्रयोग है। दुग्ध नेति यानी गुनगुने दूध से नेति तब की जाती है जब नाक में बहुत ज्यादा सूखापन हो या नाक से खून आने की समस्या हो। ओके। और घृत नेति यानी गुनगुने औषधीय घी से नेति वात दोष को शांत करने, याददाश्त को बेहतर बनाने और दृष्टि में सुधार के लिए की जाती है। आयुर्वेद में घी को मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छा टॉनिक यानी मेध्या रसायन माना गया है। ये सब तो शारीरिक फायदे हुए, लेकिन लोग अक्सर कहते हैं कि नीति करने के बाद मन बहुत शांत और केंद्रित महसूस होता है। इसका क्या कारण है? ये सिर्फ एक एहसास है या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? नहीं, इसके पीछे ठोस न्यूरोसाइंस है। हमारी नाक के सबसे ऊपरी हिस्से में गंध की नसें यानी ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं। ये हमारे शरीर का एकमात्र स्थान है जहाँ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीधे बाहरी वातावरण के संपर्क में आता है। ये नसें बिना किसी रुकावट की सीधे मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम से जुड़ी होती हैं। लिम्बिक सिस्टम? ये हमारे दिमाग का इमोशनल सेंटर है ना? बिल्कुल। ये हमारी भावनाओं, यादों और व्यवहार को नियंत्रित करता है। जब नेति का गुनगुना पानी नसों को स्पर्श करता है या उन्हें उत्तेजित करता है, तो ये लिम्बिक सिस्टम पर एक शांत प्रभाव डालता है। अच्छा। ये आपके नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट मोड से रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में ले आता है। इसीलिए तनाव कम होता है, मन स्थिर होता है और यही कारण है कि ये माइग्रेन में भी मदद करता है। वाह, तो ये सिर्फ नाक साफ करना नहीं है, ये असल में आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने का एक सीधा तरीका है। ये अद्भुत है जी। लेकिन स्रोत में एक और गहरी बात का जिक्र है, आज्ञा चक्र का सक्रिय होना। अब ये थोड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र में चला जाता है। जो लोग इन चीजों में विश्वास नहीं करते, उनके लिए क्या इसका कोई शारीरिक आधार है? बिल्कुल है। योग में आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, दोनों भौहों के बीच स्थित माना जाता है। शारीरिक रूप से यह पिनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों के क्षेत्र से जुड़ा है, जो हमारे हार्मोन्स को नियंत्रित करती हैं। नेति के दौरान, खासकर सूत्र नेति में, जब धागा नाक के बिल्कुल गक यानी जड़ से गुजरता है, तो वह उन तंत्रिकाओं पर दबाव डालता है जो सीधे मस्तिष्क के उस हिस्से से जुड़ी होती हैं जहां आज्ञा चक्र का स्थान माना गया है। तो ये एक तरह की न्यूरो स्टिमुलेशन हुई, यानी तंत्रिकाओं को सीधे उत्तेजित करना। आप ऐसा कह सकते हैं। इस उत्तेजना से एकाग्रता बढ़ती है और मन ध्यान के लिए सहज ही तैयार हो जाता है। अच्छा। हवा योग में माना जाता है कि हमारी बाईं नासिका ईड़ा नाड़ी यानी चंद्र ऊर्जा का प्रतीक है। और दाईं वाली सूर्य ऊर्जा? बिल्कुल। बाईं नासिका शीतलता और मानसिक ऊर्जा देती है और दाईं नासिका गर्मी और शारीरिक ऊर्जा। और नेति इन दोनों में संतुलन लाती है? बिल्कुल। नेति दोनों नासिकाओं को खोलकर सांस के प्रवाह को बराबर करती है। जब सांस दोनों नथनों से समान रूप से चलने लगती है, तो माना जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है, जो ऊर्जा का केंद्रीय चैनल है। ये अवस्था ध्यान की गहरी अवस्थाओं में प्रवेश के लिए आवश्यक मानी जाती है। ये सब बहुत प्रभावशाली है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें उस हिस्से पर आना चाहिए जो शायद सबसे जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसे घर पर करने की सोच रहे हैं। सुरक्षा और सावधानियां। निसंदेह। और इसमें एक चेतावनी ऐसी है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ओके। कभी भी नल का पानी सीधे इस्तेमाल ना करें। 1 मिनट, क्या? नल का पानी क्यों नहीं? हम तो पीते हैं उसे। कितना खराब हो सकता है? वजह यह है कि दुनिया भर में अनुपचारित या कम क्लोरीनेटेड पानी में निग्लेरिया फाउलरी नाम का एक दुर्लभ लेकिन घातक अमीबा हो सकता है। निग्लेरिया? क्या? निग्लेरिया फाउलरी। इसे आम भाषा में ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। रुकिए, ब्रेन ईटिंग अमीबा? आप मजाक तो नहीं कर रही? ये तो किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है। क्या ये सच में नल के पानी में हो सकता है? ये सच है। अगर ये अमीबा पीने के रास्ते पेट में जाए तो कोई नुकसान नहीं करता, क्योंकि पेट का एसिड उसे मार देता है।
लेकिन अगर ये नाक के रास्ते जोर से ऊपर चढ़ जाए और ऑल्फैक्टरी नसों के जरिए मस्तिष्क तक पहुंच जाए तो ये एक जानलेवा संक्रमण कर सकता है, जिसका इलाज लगभग असंभव है। बाप रे। ये बहुत बहुत दुर्लभ है, लेकिन खतरा वास्तविक है। तो फिर लोग सुरक्षित कैसे रहें? पूरी तरह से सुरक्षित पानी कौन सा है? ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। 3 विकल्प हैं जो 100% सुरक्षित हैं। पहला, पानी को कम से कम 1 मिनट तक उबालें और फिर उसे शरीर के तापमान तक ठंडा होने दें। ठीक है। दूसरा, डिस्टिल्ड वाटर खरीदें या तीसरा, स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल करें। ये एक ऐसा नियम है जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सबसे जरूरी बात हो गई। और कोई सावधानियां? हाँ, 2 छोटी-छोटी बातें और हैं। एक, इसे बहुत ज्यादा बार ना करें। कुछ लोग उत्साह में दिन में 2-3 बार करने लगते हैं, जिससे नाक का प्राकृतिक रक्षात्मक म्यूकस धुल जाता है और सूखापन बढ़ सकता है। हफ्ते में 2-3 बार काफी है। ओके। और दूसरा, प्रक्रिया के बाद नाक से बचा हुआ पानी निकालने के लिए उसे बहुत जोर से न झटके। इससे पानी कान को नाक से जोड़ने वाली यूस्टेशन ट्यूब में जा सकता है और कान में संक्रमण हो सकता है। तो फिर कैसे निकालें? धीरे धीरे कपालभाति की तरह सांस बाहर फेंककर पानी निकालना सबसे अच्छा तरीका है। तो इसका क्या मतलब निकलता है? हमने प्राचीन योग ग्रंथों से लेकर आधुनिक न्यूरोबायोलॉजी तक का एक छोटा सा सफर तय किया, और ऐसा लगता है कि नीति सिर्फ नाक की सफाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह आपके मस्तिष्क के प्रवेश द्वार को साफ करने, आपकी ऊर्जा को संतुलित करने और आपके ध्यान को गहरा करने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो इसके 3 स्तरों पर लाभ है। शारीरिक स्तर पर यह श्वसन तंत्र को साफ करता है, एलर्जी और साइनसाइटिस से बचाता है। मानसिक स्तर पर यह ऑल्फैक्टरी नसों को शांत करके तनाव कम करता है और मन को स्थिर करता है। और आध्यात्मिक स्तर पर ये इड़ा और पिंगला नाड़ियों को शुद्ध करके ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है और ध्यान के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। और ये बातचीत एक विचार छोड़ जाती है। अगर प्राचीन ग्रंथ नाक को सिर का द्वार कहते हैं और इस एक सरल अभ्यास का उस द्वार से गुजरने वाली हर चीज, हवा, ऊर्जा, यहाँ तक कि संवेदी सूचना पर इतना गहरा प्रभाव पड़ सकता है, तो हमारे कौन से अन्य सरल अनदेखे दैनिक कार्य हो सकते हैं जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्थिति को मौलिक रूप से आकार दे रहे हों और हमें इसका एहसास भी न हो?